चलिए लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज anomalous Zeeman effect. Okay, all of you hearing me? एनामेलस जीमान इफेक्ट देखिए क्या डिफरेंस है नॉर्मल जीमान इफेक्ट और एनामेलस जीमान इफेक्ट में। मैंने आप लोगों को इससे पहले थोड़ा सा रिकैप लास्ट लेक्चर का नॉर्मल जीमान इफेक्ट में जहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रांग होती है, मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड, नाइदर टू वीक नॉट टू स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप स्पेक्ट्रल लाइन रखते हैं तो जो स्प्लिटिंग जनरली एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन की splitted up into 3 components. But here in case of anomalous Zeeman effect, splitting becomes complex one. मैंने बोला था आप लोगों को splitting simple है या complex है, इसी बेसिस पर इसका nomenclature है। नॉर्मल जीमान इफेक्ट उस इफेक्ट को बोलते हैं जिसमें सारी सिंगल लाइंस स्प्लिटेड इनटू 3 कंपोनेंट्स ओनली, केवल 3 कंपोनेंट में स्प्लिट अप होगी, ऐसे जीमान इफेक्ट को नॉर्मल जीमान इफेक्ट बोलते हैं। और एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल जीमान इफेक्ट वाज एक्चुअली वेरी सिंपल वन। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकली इसे एक्सप्लेन किया था, और लेकिन विदाउट टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर आपने केवल एटम के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात की थी, इलेक्ट्रॉन के, जो कि इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जनरेशन ऑफ स्पेक्ट्रा भी बेसिकली आप लोग यहाँ पर जिस स्पेक्ट्रा की बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा में बेसिकली आप लोग ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन के केवल ऑर्बिटल मोशन की अगर आप बात करते हैं तो उससे करेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, और उसमें चूंकि जानते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, और चार्ज होने की वजह से जब वो किसी क्लोज्ड पाथ में रिवॉल्व करता है तो क्लोज पाथ में रिवॉल्व करने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उस मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्बिटल मोशन की वजह से चार्ज पार्टिकल के मोशन में जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है उसका इंटरेक्शन होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। फील्ड अगर आपकी मॉडरेट है तो जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट अप होती है हमेशा कोई भी एक सिंगल लाइन 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप होगी, और वो कैसे, उनका पोलराइजेशन स्टेट क्या होता है, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेकिन अगर आपकी फील्ड वीक है, ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग सिंपल केवल एक लाइन 3 कंपोनेंट में स्प्लिट अप नहीं होगी, बल्कि इसकी स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होती है। मैंने एग्जांपल पिछले टर्न पर एग्जांपल लेकर के बताया था कि सोडियम की D1 और D2 लाइन की स्प्लिटिंग, D1 लाइन स्प्लिटेड अप इनटू 4 कंपोनेंट्स व्हाइल D2 लाइन इनटू 6 कंपोनेंट्स। ये आप लोग पिछले क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एनामेलस जीमान इफेक्ट का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये एनामेलस जीमान इफेक्ट में स्प्लिटिंग कैसे होती है। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिन चीजों को, वो मैं पहले बता दूं। एक तो वेक्टर एटम मॉडल का आइडिया होना चाहिए, ट्रांजिशन रूल का आइडिया होना चाहिए, और एटम के मैग्नेटिक मोमेंट कितने होते हैं उन सब का कैसे कैलकुलेशन आप करते हैं मैथमेटिकली, इसका आइडिया होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपको पता है तो यू डेफिनेटली विल बी इन पोजीशन टू एक्सप्लेन एनामेलस जीमान इफेक्ट। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे बताता हूं। मैंने ये भी बताया था कि जब आप लोग बोर्स मॉडल के शॉर्टकमिंग्स पढ़ते थे तो वहां एक चीज ये बोलते थे कि बोर्स मॉडल वाज एक्चुअली अनेबल टू एक्सप्लेन द एनामेलस जीमान इफेक्ट। क्यों एनामेलस जीमान इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन किया जा सका था इससे पहले? क्योंकि स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, यानी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन
का कंसेप्ट यहां विदाउट कंसीडरिंग स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन नॉट एक्सप्लेन योर एनामेलस जीमान इफेक्ट, राइट। तो एनामेलस जीमान इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन में आप अभी स्पिन एंगुलर मोमेंटम को और कंसीडर करेंगे। तो अब जो एंगुलर मोमेंट टोटल मैग्नेटिक मोमेंट एटम का होगा वो म्यू जे से दिया जाएगा एंड कैपिटल जे विल बी द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम। दिस जे इज नथिंग, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, जानते हैं आप, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जे इज एक्चुअली वेक्टर सम ऑफ एल वेक्टर एंड एस वेक्टर। अभी तक आपके पास केवल ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, बट स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, करस्पॉन्डिंग टू दिस एल देयर वाज ए मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल, बिल्कुल इसी ग्राउंड पर, इसी पैटर्न पर, और इसकी वैल्यू भी आपने निकाली थी, ध्यान हो, मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू ई ओवर ट्वाइस एम एल वेक्टर, ठीक है। इसका मैं अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये रिलेशन काफी फेमस रिलेशन है। एंड इफ यू टेक स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से अगर स्पिनिंग मोशन है, तो ऑन द सिमिलर ग्राउंड ऑफ दिस इक्वेशन आप म्यू एस का भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, बट दिस मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली डबल टू दिस, ट्वाइस टाइम ई ओवर ट्वाइस एम, इसका डबल टाइम होता है। क्यों? क्योंकि स्पिन की दो स्टेट होती है एंड एस, स्पिन अप स्पिन डाउन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा आप बोलते हैं। इसलिए म्यू एस इज एक्चुअली इक्वल टू म्यू एस mod, that is modulus of magnetic moment generated due to spinning motion of electron. This is the magnetic moment generated due to orbital motion of electron. Orbital motion mean motion around the nucleus, and this is about its own axis. इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी स्पिन मोशन करता है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका मैथमेटिकली यू कैन राइट बाय दिस इक्वेशन हियर, E over twice m will be multiplied by a factor 2. 2 factor why? This is due to two different state of spin. स्पिन की दो डिफरेंट स्टेट की वजह से मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर। इसका मतलब म्यू एल एंड म्यू एस की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज डिफरेंट, ठीक है। अभी वेक्टर एटम मॉडल की वजह से आप देखोगे कि ये जो म्यू है, टोटल म्यू, दिस म्यू इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू, इस केस में, इन केस आप जब आप एनामेलस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो ये म्यू कैलकुलेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ये म्यू जे और जे ये दोनों एंटी पैरेलल होने चाहिए, ठीक है ना, बट म्यू इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम का कैलकुलेट करोगे, ये इट इज नॉट एंटी पैरेलल टू दिस जे, ये एंटी पैरेलल जे के एंटी पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, नॉट एंटी पैरेलल टू जे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप वेक्टर एटम मॉडल की हेल्प से ये चीज देखें, देखिए एनामेलस जीमान इफेक्ट की जहां तक बात है तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर आप लिखेंगे वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, और उस केस में जो स्प्लिटिंग होगी वो स्प्लिटिंग सिंपल नहीं होगी। सिंगल लाइन विल नॉट स्प्लिट अप इनटू ट्रिपलेट्स, बट इट स्प्लिट अप इनटू एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल जे, ठीक है ना। कैपिटल जे की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, और जनरली ये देखा जाता है कि अगर आप ऐसा एटम कंसीडर करें जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, ठीक है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 वाले कौन से होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, सीसियम, फ्रांसियम, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और एल्कली, ये सब फ्रांसियम, ये दीज आर अल्कली मेटल्स।
इनके आउटर मोस्ट सेल में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस कुछ कोर ऑर्बिट्स होंगे, बट आउटर मोस्ट सेल के ये कोर ऑर्बिट्स होंगे, बट आउटर मोस्ट सेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा. This is what the number of optical electron or valence electron in these atoms are actually one. Single atom होगा. ऐसे एटम के केस में अगर आप कैलकुलेट करें कि कितने कंपोनेंट होगा एक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, जे वैल्यू, इफ यू हैव अ जे वैल्यू देन दिस, मान लीजिए फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट यू हैव जे, J will split up how many number of component, 2J plus 1, 2J plus 1 component में split up होगा. ठीक है, बट ये तो केवल एक पर्टिकुलर स्टेट स्प्लिट अप होगा कितने कंपोनेंट में, पहले आप ये डिसाइड करेंगे. लेट अस कंसीडर कि कोई भी स्टेट ये 3 कंपोनेंट में आपका क्या हो गया, स्प्लिट अप हो गया, तो इसके सबके करेस्पॉन्डिंग न्यू जे की वैल्यू होगी. एंड देन ट्रांजिशन रूल क्या अप्लाई होगा, इसके बाद स्पेक्ट्रल लाइन आप उसके बाद पाएंगे जब आप ट्रांजिशन रूल लगाएंगे. अब ये डिपेंड करेगा अपर स्टेट और लोअर स्टेट कितने स्प्लिटेड लेवल में है और कौन कौन से ट्रांजिशन रूल फॉलो होते हैं, ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जे की वैल्यू है, जैसे वहां पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता था, एंड करेस्पॉन्डिंग टू दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपके पास ml जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती थी, जितना वैल्यू ml का होता था उतने ही कंपोनेंट स्प्लिट अप होते थे. यहां पर सिमिलर ग्राउंड पर अगर आप देखें तो किसी भी कंपोनेंट में जितना वैल्यू mj का होगा, mj ये डिसाइड करता है, बेसिकली mj की वैल्यू डिसाइड करता है कि कोई पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कितने स्टेट में स्प्लिट अप होगा. ठीक है, ये सब मैथमेटिकल बातें हैं, इसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं ये बताऊं आप लोगों को कि ये एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट ऐसे एटम की केस में, सिंपलेस्ट केस लेते हैं हम लोग, सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम in which valence electron alone is responsible for angular momentum and the magnetic moment of the atom, right? तो इसको आप लोग वेक्टर एटम मॉडल की हेल्प से इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इसे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा. देखिए, जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, लेट अस कंसीडर दैट आवर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग z एक्सिस डायरेक्शन. ठीक है, ये हमने फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, और फील्ड कैसी है, फील्ड है वीक फील्ड. ठीक है, और दिस इज जेड एक्सिस. एटम, आपका एटम होगा, स्पेक्ट्रल लाइन एक्चुअली जो जनरेट होगी वो किसी एटम के एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने की वजह से होगी. लेट अस कंसीडर दैट द एल वेक्टर की डायरेक्शन ये है. दिस इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Orbital angular momentum capital L is along this direction. ठीक है, and let us consider that S vector, that is spin angular momentum, that is capital S, is along this direction. So vector sum of these two will definitely give you total angular momentum of the atom. और ये total angular momentum of the atom और कुछ नहीं बल्कि ये होगा आपका J. ये थोड़ा सा, this is your S and take this is your J, right? So L plus S, this is J, and the component along Z axis direction, इसका component अगर आप देखें along Z axis J का, तो this will be JZ. This is component of this J vector along this. अब देखिए, ये total angular, in case of weak external magnetic field, this J will precess around this magnetic field. इस magnetic field के around ऐसे इसकी precessional motion होगी. ठीक है, ये J will precess like this.
वीक मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से। अब देखिए प्रिसेशनल मोशन ऑफ दिस एल एंड एस आर नॉट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द प्रिसेशनल मोशन ऑफ दिस टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कैपिटल जे के प्रिसेशनल मोशन की बात करेंगे, अगर आपकी फील्ड क्या होगी, वीक होगी, तो ये this motion, this precessional motion is actually important one in spite of the precessional motion of this L and S about J। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि L के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका म्यू एल होगा, क्योंकि म्यू एल की मैथमेटिकल वैल्यू जानते हैं कि म्यू एल इज नथिंग बट दिस इज E ओवर ट्वाइस m विद नेगेटिव साइन। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड ना लूं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -1 होने की वजह से, माइनस होने की वजह, निगेटिव होने की वजह से माइनस ऑफ E ओवर ट्वाइस m एंड L वेक्टर। दिस इज सो दिस वेक्टर विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी E ओवर 2 पाई माइनस here नेगेटिव, तो ये 180 डिग्री का एंगल जस्ट अपोजिट, एंटी पैरेलल टू दिस। This is nothing but this is mu L vector. Similarly, S vector will be here opposite to this। S vector इस डायरेक्शन में होगा, this is mu S vector along this direction, and resultant of these two will be mu। इन दोनों का जो resultant होगा that will definitely be this mu। अब देखिए म्यू जे की डायरेक्शन होगी ये इसके एंटी पैरेलल टू दिस, म्यू जे की इसके जस्ट अपोजिट होगा, दिस विल बी म्यू जे एंड दिस इज म्यू। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है एटम का, इट इज नॉट एंटी पैरेलल टू दिस जे। इस जे के एंटी पैरेलल नहीं है। देखिए म्यू जे कायदे से, ये अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो आपका जे के जस्ट अपोजिट म्यू जे होता, और म्यू जे ही होना चाहिए था आपका क्या, दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस ऐसे देते हैं। और म्यू जे को आप बोलते क्या, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम। लेकिन नहीं, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम इज एक्चुअली गिवन बाय म्यू। Mu is not anti-parallel to J. It is not anti-parallel to J. अब हमें इसको, हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, दिस म्यू। ठीक है, म्यू जे हम कैलकुलेट करेंगे, और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जे की डायरेक्शन क्या है, जे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, और म्यू टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जस्ट अपोजिट टू दिस जे। ये ऐसा किसकी वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ है। ठीक है, तो अगर हम म्यूजे कैलकुलेट करना चाहें तो लेट अस हियर म्यूजे, वास्तव में म्यूजे इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस है, और जे के एंटी पैरेलल ये है। तो जब ये प्रीसेस करेगा तो इसका प्रिसेशनल मोशन अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए ये होगा म्यू जे का, दिस इज योर म्यू जे एंड प्रिसेशनल मोशन अराउंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। ये वेक्टर एटम मॉडल का डायग्राम है, ये प्रिसेशनल मोशन है किसका, म्यू जे का। क्योंकि यहां इंपॉर्टेंट है म्यू जे, क्योंकि आप जे को लेके चल रहे हैं तो यहां इंपॉर्टेंट है म्यू जे, राइट। अब जो म्यू जे है इसको आप म्यू एल प्लस म्यू एस नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि मैथमेटिकली इन दोनों की वैल्यू आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि म्यू एल बाई म्यू एस यहां पर अगर आप देखें, इसकी वैल्यू E ओवर ट्वाइस m होगी, जबकि इसकी वैल्यू होगी ट्वाइस मल्टीप्लाई बाई E ओवर 2m मल्टीप्लाई बाई s। एंड अगर मैं रेशियो की बात करूं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो की, तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, और बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, ये जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होता है ये नॉट एग्जैक्टली एंटी पैरेलल टू जे होता है। ठीक है, ये इसी की वजह से अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होते, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एल और म्यू एस की जो वैल्यू है ये
एग्जैक्टली इक्वल ना होने की वजह से जो आपका कंपोनेंट है ये म्यू जे, म्यू टोटल म्यू इज नॉट एंटी पैरेलल टू जे। ठीक है, जे इनवेरिएंट है, जे बदलता नहीं है, जे की वैल्यू फिक्स होती है, और एल एस म्यू एल म्यू एस म्यू ये सब प्रीसेस करते हैं अराउंड जे। इनका प्रीसेशनल मोशन किसके अराउंड होता है? जे के अराउंड होता है। द कंपोनेंट ऑफ म्यू परपेंडिकुलर टू जे। अब देखिए म्यू के वो कंपोनेंट जो जे के परपेंडिकुलर हैं वो कंटिन्यूअस, जैसे म्यू का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस इज प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और जितने भी कंपोनेंट इनके परपेंडिकुलर होंगे वो सब इक्वल म्यू जे इसके साथ इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है ना, किसके? जैसे फॉर एग्जांपल इनके वो कंपोनेंट, अब ये देखिए जैसे प्रीसेशनल मोशन में बताऊं आपको, से इसके अराउंड इसका प्रीसेशनल मोशन हो रहा है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, देखिए एक इसका कंपोनेंट होगा से दिस इज प्रीसेशनल मोशन, यहां समझने की कोशिश करिएगा। एक तो इसका ये पैरेलल कंपोनेंट होगा, से दिस इज बी और दिस इज जे, सो दिस इज जे जेड, अगर जेड एक्स इस डायरेक्शन में दिस इज बी जेड, तो एक जो इसी के अलोंग है ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया। एक इसके परपेंडिकुलर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जब ये यहां पर होगा तो इसकी डायरेक्शन मान लीजिए यहां पर होगा, इसका एंटी अपोजिट पार्टिकल यहां पर पॉइंट, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस इधर होगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहां पर लिया तो इस डायरेक्शन में हुआ, इसका एंटी पोजीशन यहां पर होने पर इस डायरेक्शन, जब ये घूमेगा तो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो लगातार इस प्रीसेशनल मोशन में एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होने के कारण परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल तो 0 आएगी। लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, चाहे किसी भी पोजीशन में इलेक्ट्रॉन हो, ये प्रीसेशनल मोशन देखिए ये कहीं पे भी हो, ऑलवेज पैरेलल कंपोनेंट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो केवल पैरेलल कंपोनेंट ऐड होगा जब आप टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, टोटल म्यू जे की जब वैल्यू निकालेंगे तो केवल पैरेलल कंपोनेंट ऐड होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखिए जो आप म्यू जे लिखेंगे, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, म्यू जे की वैल्यू सीधे आप वेक्टर सम ऑफ म्यू एल प्लस म्यू एस नहीं लिखेंगे, म्यू जे को लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ म्यू एल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट ऑफ म्यू एल। कौन सा कंपोनेंट? अलोंग जे, अलोंग जे, ये पैरेलल, क्योंकि इसका म्यू एल का प्रीसेशनल मोशन जे के अलोंग है। अब इस जे के जो पैरेलल होगा कंपोनेंट, केवल वही कंपोनेंट लिया जाएगा म्यू एल का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी कैंसिल्ड आउट ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसी तरीके से दूसरा प्लस, इसको सिंपली म्यू जे को आप म्यू एल प्लस म्यू एस नहीं लिखेंगे, क्योंकि केवल पैरेलल कंपोनेंट ऐड होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी कैंसिल्ड आउट। तो कंपोनेंट ऑफ म्यू एस, कंपोनेंट ऑफ म्यू एस अलोंग जे, ये अब आप ऐसा म्यू एल प्लस म्यू एस इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, बिकॉज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ म्यू एल एंड म्यू एस। जो म्यू की डायरेक्शन आती है दैट इज नॉट एंटी पैरेलल, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन म्यू जे के एंटी पैरेलल नहीं होती है, इसलिए आपका जो कंपोनेंट होगा म्यू एल का, इसका केवल पैरेलल यानी
parallel component of this mu l will be taken into consideration while perpendicular component will be cancelled out. इसका भी हो जाएगा, ऐसे mu s का हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि पैरेलल कंपोनेंट का मतलब देखिए मैथमेटिकली दिस इज म्यू एल मॉड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एल एंड जे, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एल एंड जे प्लस इसको मैथमेटिकली कंपोनेंट ऑफ म्यू एल along जे विल बी written like this. Similarly mu s and cos of angle between s and j, ठीक है. दिस विल बी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जे की वैल्यू होगी. दिस विल बी गिवन बाय दिस फैक्टर, राइट. अब देखिए इसके बाद सब मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. अब फैक्ट म्यू जे रिस्पॉन्स, वहां पर एम जे, वहां पर आप लोग म्यू एल कैलकुलेट करते थे इन केस ऑफ नॉर्मल जीमान इफेक्ट. यहां पर म्यू जे इज व्हाट, दिस इज जे कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम. एटम के मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय म्यू जे. अब इसको फर्दर थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे. कैसे, देखिए आप लोग जानते हैं L की वैल्यू क्या होती है. L के अगर मैग्नीट्यूड की आइगन वैल्यू की मैं बात करूं तो ऑल ऑफ अस नो दैट दिस इज नथिंग बट L इंटू L प्लस 1 अंडर रूट H ओवर 2 पाई या H कट. दिस इज द वैल्यू ऑफ L मैग्नीट्यूड. सिमिलरली S को भी ऐसे लिख सकते हो आप, S magnitude eigenvalue of this angular momentum, spin angular momentum is nothing but under root of s multiplied by s plus 1 in terms of unit h cut. Either you write h cut or h over 2 pi, same चीज है, ठीक है. So mu j will be, therefore mu j will equal to, देखिए इसमें इसकी वैल्यू को आप रखेंगे म्यू जे, म्यू एल मैग्नीट्यूड दिस इज ई ओवर ट्वाइस एम, म्यू एल की वैल्यू लिख रहा हूं, एंड एल वेक्टर, एल का मैग्नीट्यूड एक बार ऐसे भी लिख लीजिए इसको, एल मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एल एंड जे, राइट, प्लस अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो दिस इज प्लस ऑफ ट्वाइस ई ओवर 2m अंडर रूट ऑफ s प्लस 1 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, अच्छा अभी मैग्नीट्यूड नहीं लिखना था, सॉरी, अभी तो आप यहाँ पर केवल s मॉड लिखिए, अगले स्टेप में लिखेंगे हम लोग. एंड दिस इज कॉस ऑफ एंगल बिटवीन s एंड j. SJ, right. Further, this is mu j. This is your mu j. So mu j is nothing. अब यहाँ पर mu j is equal to what? E over twice m. ये कॉमन ले लीजिए आप. अंडर ब्रैकेट इसकी वैल्यू, आइगन वैल्यू L इंटू L प्लस 1 अंडर रूट, दिस इज कैपिटल L, cos of angle between L and J plus twice under root S plus 1 and cos of angle between S and J. This is under bracket, right. अब ये फैक्टर देखिए, ये कोसाइन रूल लगा करके cos ऑफ
L प्रीसेस अबाउट J और S भी प्रीसेस अबाउट J। यहां कोसाइन रूल लगाएंगे आप, एंड अप्लाइंग कोसाइन रूल यू विल गेट कॉस ऑफ, इसकी वैल्यू देखिए, हाँ जी 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 जी, h/2 अगर इसमें नहीं लिखा है तो इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड है, राइट। एक मिनट, यहां पर ब्रैकेट के बाहर h कट और लिख दीजिए, ठीक है ना, या यहां लिख दीजिए, इसको यहां से हटाकर, यहां से आप चाहें तो इसे हटाकर यहां EH कट लिख लीजिए, ठीक है, राइट, ये साथ चलेगा, ठीक है। अभी यही तो H आगे चल करके फिर आपका लॉरेंज यूनिट बनाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जरा सा कॉस ऑफ ये दोनों वैल्यू देखें कि मैथमेटिकली इसकी वैल्यू कितनी होती है। दिस इज, ये और कुछ नहीं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर आप जानते हैं तो कॉस ऑफ दिस L एंड J के बीच का जो, जैसे एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये, इसके बीच का एंगल, से दिस इज L, दिस इज J, so the resultant of this will be given by this cosine rule, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, this is the angle between L and J, so the resultant of this will be given by L और S का resultant J होता है, ठीक है। तो इसमें cos of L angle between J को according to cosine rule mathematically it will equal to J into J plus 1 plus L into L plus 1 minus S into S plus 1 divided by twice of LJ, twice of L into J, ठीक है। ये और कुछ नहीं बल्कि J की जब आप लोग वैल्यू कोसाइन एंगल L और J के बीच निकालेंगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट अप्लाइंग कोसाइन रूल। सिमिलरली इसी तरह से देखिए L और J ये मैग्नीट्यूड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और cos ऑफ एंगल बिटवीन L एंड J, दिस इज J plus 1 plus L plus 1 minus S plus 1 divided by twice of under root of L plus 1 L plus 1 and J is nothing but this is under root J plus 1, इसके मैग्नीट्यूड को, इसके आइगन वैल्यू को लिख दीजिए। Similarly cos of angle between S and J, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू, सी हियर, J into J plus 1 प्लस S into S plus 1, ये कोसाइन रूल लगा रहे हैं, माइनस L into L plus 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ J into S होगा, तो J की वैल्यू अंडर रूट J प्लस 1 और S की वैल्यू अंडर रूट S प्लस 1 हो जाएगा, राइट। इन दोनों वैल्यू को, इसको इक्वेशन नंबर देखिए, इसको म्यू जे का ये इक्वेशन नंबर डाल दिए होते हैं आप कुछ, इसको इक्वेशन नंबर से, दिस इज पेज नंबर 2 पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, एंड हियर पेज नंबर 3 पर इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4, इसका यूज कर लीजिए आप 3 एंड 4 का, दिस इज 4 इन इक्वेशन, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आप इस वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिए। तो नाउ म्यू जे विल बी, एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है, फैक्टर EH कट ओवर ट्वाइस M, ये आउटसाइड द ब्रैकेट, ठीक है, और इसमें ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी, देखिए हाँ, इसमें आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑलरेडी देखो E ओवर ट्वाइस M L मॉड था cos LJ के साथ,
तो वो एल वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन से पहले वाले फैक्टर में। तो पहले फैक्टर में देखिए ये बचेगा जे जे प्लस वन प्लस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जे जे प्लस वन। इसके साथ देखिए आपका अंडर रूट एल एल प्लस वन वैल्यू था, बट यहां पर आपका एल ऑलरेडी था एल वेक्टर का आइगन वैल्यू, तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। दूसरा टर्म आपका जो बचेगा प्लस, ऐसे इसमें होगा एस कैंसिल हो जाएगा, जे जे प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन डिवाइडेड बाई, हाँ यहाँ टू भी नहीं था क्योंकि ट्वाइस ऑफ ई ओवर एम से वो कट गया था टू, तो यहाँ अंडर ब्रैकेट जे जे प्लस वन आएगा और अंडर रूट एस एस प्लस वन यहाँ एस मैग्नीट्यूड के साथ कैंसिल हो गया है, ठीक है। ये ब्रैकेट आपका हो गया क्लोज, राइट। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आप लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इधर अंडर रूट जे जे प्लस वन से दोनों में, ठीक है ना, ऊपर नीचे। तो ई ओवर ट्वाइस एम, राइट, और ब्रैकेट एच कट को मैं इधर ले जाऊंगा अभी, मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट ये जो पूरी क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई, देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया है अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस वन से, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया है और एच कट और साथ में है, इसके साथ इधर ले लिया, ठीक है। और बाकी ये पूरी क्वांटिटी आपकी है क्या हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में किया, डिनोमिनेटर में करना होगा, तो वैल्यू क्या होगी उसे फर्दर यहां पर लिखा जा रहा है, म्यू जे इज इक्वल टू ई ओवर ट्वाइस एम, सी हियर जे जे प्लस वन प्लस एल एल प्लस वन, सॉरी एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन, ये डिवाइडेड बाई, देखिए मल्टीप्लाई इतने से किया है आपने न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस जे जे प्लस वन प्लस इसमें भी आपने मल्टीप्लाई किया है, तो जे जे प्लस वन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में प्लस एस 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 प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन एल प्लस वन डिवाइडेड बाई जे जे प्लस वन हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर ये क्वांटिटी जे अंडर रूट में होगा, ये अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस वन एंड एच कट, ये वैल्यू होगी, इसे हटा दीजिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं आया है यहाँ पर, चलिए इसको अगले नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब आप फर्दर साल, अब यहाँ पर एलसीएम भी लेने जा रहे हैं हम लोग, म्यू जे इज नथिंग बट दिस इज, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ पर एलसीएम में टू जे जे प्लस वन आएगा, और इधर से डबल वाली जो वैल्यू है इसको वन प्लस टू जे को एक साथ लेकर के, जो डबल इसमें प्लस होगा उसको टू जे के साथ वन जे इंटू जे प्लस वन, इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जे जे प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, आउटसाइड द ब्रैकेट अंडर रूट जे
जे प्लस वन एंड एच कट, ये वैल्यू आएगा फाइनली। ये देखिए जो ब्रैकेट के अंदर ये क्वांटिटी स्पेशली इस फॉर्म में क्यों रखा है मैंने, क्योंकि इस फैक्टर का एक स्पेशल नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड लैंडीज जी फैक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी फैक्टर। ये एनामेलस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में यूज होगा। दिस इज साइंटिस्ट का नाम है, दिस इज लैंडी जी फैक्टर बोलते हैं एंड द वैल्यू ऑफ दिस जी इज नथिंग। इसको याद रखिएगा हमेशा, इसका कैलकुलेशन भी करना पड़ता है हमें इसे जब भी हम लोग बात करेंगे एनामेलस जीमान इफेक्ट की। तो और ये फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग में भी बहुत जगह यूज होता है। इसकी वैल्यू 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस प्लस वन माइनस एल प्लस वन, इसको याद करके रखिएगा हमेशा। और ये बहुत यूज होता है 2जे प्लस वन, राइट। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लैंडी जी फैक्टर। राइट, सो वी हैव फाइनली वी हैव, देखिए आप इन टर्म्स ऑफ जी, इस टर्म में हम लोग वैल्यू रखेंगे तो म्यूजे हमारे पास अब आ गया। म्यूजे इज नाउ एक फैक्टर जी मल्टीप्लाई बाई ई ओवर ट्वाइस एम अंडर रूट जे प्लस वन जे प्लस वन एंड एच कट मीन एच ओवर 2 पाई। ये आपने डिराइव कर लिया यहां तक, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो नाउ म्यू जे डिवाइडेड बाई, ये आपका जे है, दिस इज जे वेक्टर, इसी के आइगन वैल्यू है। नाउ दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, जी टाइम ई ओवर 2m, right? This is mu j vector form में and this is under root j plus 1 h over 2 pi can be written as a j vector. So this is gyromagnetic ratio mu j divided by j vector. This is g time multiply by e over twice m. G determines the ratio of total magnetic moment mu j to the total angular momentum, ठीक है। अब यहां से G को आप डिफाइन भी कर सकते हैं। तो किसी भी स्टेट में सबसे पहले आपको इस G की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, स्प्लिटेड कंपोनेंट। अब यहां पर G भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। विदाउट कैलकुलेटिंग G आप स्प्लिटिंग एनामेलस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। देखिए, और जी में ये फैक्टर होता है ना, स्पिन कंपोनेंट है, तो अगर स्पिन कंपोनेंट नहीं होता तो आपका ना तो जे होता, ठीक है, केवल एल होता, और उस समय जो स्प्लिटिंग होती वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट कहलाती। बट जैसे ही आप स्पिन मोशन का कंसेप्ट लिया इलेक्ट्रॉन का, अब ये एक नया फैक्टर पिक्चर में आया एंड दिस फैक्टर विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनामेलस जीमान इफेक्ट, राइट। इसमें फर्दर आगे बढ़ते हैं। आपके पास ये एक्सप्रेशन, इसका कुछ इक्वेशन नंबर लिख दीजिएगा आप लोग। दिस इज इक्वेशन नंबर, फर्दर जो भी है 5 इक्वेशन नंबर। अब देखिए प्रिसेशनल मोशन, लार्मर थ्योरम क्या कहती है? लार्मर थ्योरम कहती है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन ओमेगा, फिर ये वैसे ही जैसे आपने नॉर्मल जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लार्मर प्रिसेशन विल डेफिनेटली बी इक्वल टू म्यू जे गायरोमैग्नेटिक रेशियो टाइम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, म्यू जे डिवाइडेड बाई जे टाइम मल्टीप्लाई बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इससे पता चलेगा ये दिस इज, ये आपने किससे किया है? अकॉर्डिंग टू लार्मर थ्योरम, according to
लार्मर थ्योरम, यू कैन राइट दिस। अब इंटरेक्शन की एनर्जी क्या होगी, देखिए द एनर्जी ऑफ प्रिसेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है डेल्टा ई, इसको आप लोग कैसे लिखते थे, इट इज प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड जेड कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। यहां पर टोटल एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट ये होगा। दिस इज अनदर इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 6 लिख दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो डेल्टा ई इज नथिंग इंटरेक्शन। ये कैसा इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन है जब आपने एक स्पेक्ट्रल लाइन को, एक एटम को वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो उसका जो जेजेड कंपोनेंट है ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ उस इंटरेक्शन की एनर्जी, यानी एटम को वीक मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है वो इंटरेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, उस इंटरेक्शन की एनर्जी डेल्टा डी इज गिवन बाई अदर लार्मर एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई द जेड कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसको और फर्दर आप इनकी वैल्यू को रख करके कैलकुलेट करिए। किसकी, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे आप, तो ओमेगा इज नथिंग बट दिस इज जी टाइम ई ओवर ट्वाइस एम, जी टाइम ई ओवर ट्वाइस एम एंड बी और जे जेड की वैल्यू आप लोग जानते हैं, जेड कंपोनेंट इट इज गिवन बाई एम जे मल्टीप्लाई बाई एच ओवर 2 पाई। जैसे एम एल को आप लिखते हैं, एम जेड को आप सॉरी एल जेड को जैसे आप लिखते हैं, एल जेड का वैल्यू होता है एम एल एच ओवर 2 पाई। इसी सिमिलर ग्राउंड पर ये इसका आइगन वैल्यू होता है, जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसी तरीके से जे जेड की वैल्यू होगा एम जे एच ओवर 2 पाई। यही वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 7 में, एच ओवर 2 पाई। तो फाइनली यू हैव दिस वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग लॉरेंज यूनिट की टर्म्स में और लिखेंगे, तो देखिए लैंडे जी फैक्टर जी एंड एम जे दैट इज टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम जे मल्टीप्लाई बाई ई बी डिवाइडेड बाई ई बी, अभी यहां पर एच बी है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एच एंड 4 पाई एम हो गया। एक स्टेप और, क्योंकि आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरेस्टेड होते हैं डेल्टा टर्म वैल्यू में इन स्पाइट ऑफ एनर्जी। एनर्जी लिखने की बजाय हम लोग टर्म वैल्यू लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। वेव नंबर होता है ये, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज माइनस ऑफ ई डेल्टा ई ओवर एच सी होता है, डेल्टा ई ओवर एच सी। ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू जी। ठीक है, न्यूमेरिकली अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो दिस इज जी एम जे, एच सी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ई बी ओवर 4 पाई एम सी आएगा, और इसको आप लोग क्या नाम देते हैं, लॉरेंज यूनिट। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू जी एम जे टाइम एल डैश, इसलिए लॉरेंज यूनिट की टर्म्स है, दिस इज एल डैश इज नथिंग बट दिस इज लॉरेंज यूनिट। तो इन टर्म ऑफ लॉरेंज यूनिट you have found this final expression, टर्म वैल्यू। सीजीएस सिस्टम में इस टर्म वैल्यू वेव नंबर होता है, तो आप जानते हैं कि इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसी की टर्म्स में वेव नंबर को इस टर्म्स में, अब आप किसी भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर कितना शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो anomalous Zeeman shift will be given by this equation. This expression is the weak field magnetic interaction energy or Zeeman shift, इसको Zeeman shift भी बोलते हैं। This is known as आपसे Zeeman shift, anomalous Zeeman shift अगर कैलकुलेट करवाता है तो you can calculate like this। ठीक है, अब लेकिन ध्यान रखिएगा ये Zeeman shift किसके लिए है, यह है सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है।
हमने ऐसा एटॉमिक सिस्टम लिया था जिसके आउटर मोस्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता था, ठीक है। ये इक्वेशन विल डेफिनेटली बी डिफरेंट फॉर अदर एटम्स। ऐसे एटम जिसके आउटर मोस्ट सेल में मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए डेफिनेटली एक्सप्रेशन, उनकी स्प्लिटिंग भी डिफरेंट टाइप से होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर ये स्प्लिटिंग mj, द Zeeman शिफ्टिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट जे लेवल। अब किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? mj के ऊपर, ठीक है। देखिए mj, j की वैल्यू बदलते ही शिफ्टिंग चेंज हो जाएगी। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ g। इन दोनों फैक्टर पर ये वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो किसी भी लेवल के स्प्लिटिंग को दिखाने के लिए आपको सबसे पहले ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, g और mj, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। एग्जांपल इसको अब हम लोग जो कंसीडर करने जा रहे हैं जीमान स्प्लिटिंग का, वो D1 और D2 सोडियम लाइन का एग्जांपल लेते हैं। और वहां पर अभी आपको पता चल जाएगा कि D1 लाइन जो 4 कंपोनेंट्स में कैसे आती हैं और D2 लाइन 6 कंपोनेंट में स्प्लिटिंग कैसे होती है। इसको समझने के लिए हम लोगों को देखिए D1 लाइन ऑफ सोडियम जनरेटेड बाय द ट्रांजिशन ऑफ अपर पी लेवल। अगर आप सोडियम का केस लें तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखिए सोडियम 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? 3p में जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 होगा, ठीक है ना। देखिए 10 11 ये इलेक्ट्रॉन एक साइड होकर के s से ऊपर p स्टेट में जाएगा। तो जो ट्रांजिशन होता है, ध्यान दीजिएगा, p लेवल से p हाफ, ये j की वैल्यू है, 2p हाफ से अगर ट्रांजिशन 2, ये मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है, 2s हाफ में होता है तो ये लाइन होती है D1। और अपर 2p का दूसरा लेवल 2p 3/2 से ट्रांजिशन अगर हो ग्राउंड स्टेट 2s हाफ लेवल को, तो दिस इज एक्चुअली D2 लाइन, ठीक है। कायदे से अगर देखा जाए तो इसमें p के दो स्टेट कौन कौन से? 2p 3/2 एंड 2p 1/2 से ट्रांजिशन होता है 2s हाफ को। और ये लाइन P1 वाली लाइन, ये एनर्जी डिफरेंस कम, वेवलेंथ ग्रेटर, इसको D1 और इसको D2 लाइन बोलते हैं, D1 D2, ठीक है। अब वास्तव में ये लाइन कितने कंपोनेंट में होती है? इट विल डिसाइडेड बाय mj, ठीक है। mj से डिसाइड होगा। तो इसका j वैल्यू देखिए, आप यहां पर सीधे देख रहे होंगे, दिस इज रिटन j वैल्यू है। तो mj विल बी, इफ यू हैव j इज इक्वल टू 3/2 देन mj विल बी व्हाट? mj होगा -3/2 टू +3/2 इंटीग्रली स्पेस। तो जब ये वैल्यू लिखोगे आप तो ये वैल्यू आएगी -3/2 -1/2, राइट, एंड देन 1/2 एंड 3/2। ये 4 वैल्यू आएंगी, 1/2 एंड 3/2। ये दो वैल्यू पॉजिटिव दो, और ये इंटीग्रली स्पेस्ड होंगी। इसका मतलब कितने कंपोनेंट? इसके कितने कंपोनेंट होंगे? इसके 4 कंपोनेंट होंगे, 4 कंपोनेंट, जिसमें mj की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू को ऊपर लिखेंगे आप, 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2। ये mj की वैल्यू है। बट mj नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनामेलस ज़ीमान इफेक्ट, ये तो केवल स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग हुई, पर एनामेलस ज़ीमान इफेक्ट के लिए आप g इंटू mj भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपने इक्वेशन में, इससे पहले इक्वेशन में देखा कि टर्म वैल्यू विल बी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ g एंड mj। इन दोनों के प्रोडक्ट से दिया जाएगा, ना कि केवल mj से। केवल mj से आपको लाइन पता चल जाएगी, ठीक है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा आपका कि
इनके बीच में शिफ्ट कितना, जैसे जीमान शिफ्ट जब आप निकालेंगे तो ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक। अब इसी तरह से ये कंपोनेंट देखिए, इस ये डबलेट होगा, दिस विल बी डबलेट एंड द वैल्यू ऑफ mj देखिए 1/2 and -1/2. Similarly here in this case this level will also be j के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटीग्रली स्पेस्ड होना चाहिए, तो दिस इज आल्सो 1/2 and -1/2 mj. अब जब आप इसके यहां से इस D1 लाइन को देखेंगे तो D1 लाइन से यहां पर दोनों ट्रांजिशन रूल लगाएंगे। देखिए यहां ट्रांजिशन रूल क्या होता है, डेल्टा mj, ट्रांजिशन रूल इज डेल्टा mj इज इक्वल टू आइदर 0 और ±1, ठीक है, दिस इज ट्रांजिशन रूल। और इसमें भी डेल्टा mj 0 पोलराइज होगा इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड, 0 वाला, उसको सिग्मा कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर सिग्मा और पाई कंपोनेंट को भी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। देखिए यहां से ट्रांजिशन -1/2 से अगर 1/2 को ट्रांजिशन होता है तो डेल्टा 1 की यहां से, पहले इस ट्रांजिशन को देख लीजिए, जस्ट अ मिनट, ये दोनों लेवल से ट्रांजिशन हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा। चेक करिए कैसे हो जाएगा। देखिए 1/2 से 1/2 में ट्रांजिशन का मतलब डेल्टा mj जो हो रहा है ये 0 है, और -1/2 से 1/2 का ट्रांजिशन, इसका मतलब डेल्टा mj की वैल्यू जो है वो 1 है। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर से भी और ऊपर नीचे दोनों से ट्रांजिशन। अब यहां से देखिए इस वाले लेवल में भी ऊपर से ट्रांजिशन इसमें भी पॉसिबल है और नीचे से भी ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल, दोनों में चेक कर लीजिए। इसमें -1 डेल्टा mj 0, डेल्टा mj 0 होगा, और यहां पर फाइनल दिस -1 होगा। तो ये चारों ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब देखिए ये D1 लाइन जो एक सिंगल लाइन थी इन नो फील्ड, यहां पर जब फील्ड नहीं थी तो ये D1 लाइन एक लाइन आपको दिखाई दे रही थी, लेकिन यहां पर जब आपने विद फील्ड लगा दिया, और कैसी फील्ड लगाया, वीक फील्ड, तो स्प्लिट अप हो गया, D1 लाइन आपको 4 लाइन दिखाई देगी, ठीक है ना। इसी को एनामेलस जीमान इफेक्ट बोलते हैं। D1 लाइन विल स्प्लिट अप इनटू 4 कंपोनेंट। सिमिलरली इफ यू अप्लाई your transition rule, this delta mj is equal to 0 or ±1 if transition will take place from 2p3/2 state। ये upper D2 line will split up how many number of component, 6 components, ठीक है। तो 6 कंपोनेंट में यहां स्प्लिटिंग और 4 कंपोनेंट में, यहां से अप्लाई करके देख लीजिए, यू विल गेट 6 लाइन्स। तो दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग D1 लाइन इन प्रेजेंस ऑफ वीक magnetic field, external magnetic field, D1 line split up into how many number of component, 4 component, and D2 line will split up into 6 component. This is anomalous Zeeman effect, ठीक है। तो anomalous Zeeman effect को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ Zeeman कंपोनेंट इंटेंसिटी रूल से गवर्न होंगी। कैसे, ये इंटेंसिटी रूल हम लोग फर्दर डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब मैं आप लोगों को इंटेंसिटी रूल पढ़ाऊंगा। तो ये कौन सी लाइन इंटेंस होती है, कौन सी लाइन वीक होती है, इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी रूल। बट ट्रांजिशन रूल से आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्टेन्ड। मेरे ख्याल से आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग किसी की कोई क्वेरी हो तो उसको हम